हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर इंग्लिश विद आर्केंगो चैनल पर स्वागत है। और एक बहुत ही जानदार शानदार सेशन मैं फिर लेके आया हूं, एक सवाल के साथ लेके आया हूं कि क्या आपको अंग्रेजी शासनकाल में फैक्ट्रीज की स्थापना कब किस क्रम में हुई, ये जानकारी है अथवा नहीं है। तो चलिए इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ते हैं और फैक्ट्रीज कम अप यानी फैक्ट्रीज कैसे स्थापित हुई उसकी इंफॉर्मेशन तो आपको मिलेगी ही, साथ में कम अप का मतलब यहां पे क्या है, स्थापित होना या सामने आना, इमर्ज या राइज का भी सेंस दे सकता है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे फ्रेजल वर्ब, ग्रामेटिकल पॉइंट, एग्जाम पॉइंट, सभी की जानकारी आपको इस सेशन में मिलने वाली है। एक ऐसा सेशन जहां इंग्लिश की अच्छी जानकारी तो मिलेगी ही और इतिहास के वो रोचक पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके दिल दिमाग में अभी तक नहीं थे, या थे तो उतने तरीके से स्थापित नहीं थे उस तरीके से। तो आइए इस सेशन पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहली कॉटन मिल की स्थापना किस शहर में हुई भारत के। द फर्स्ट कॉटन मिल इन बॉम्बे। तो पहली कॉटन मिल की स्थापना कहां होती है? बॉम्बे में होती है। केम अप का माने स्थापित हुई इन 1854। कम अप स्थापित हुई। पहली फैक्ट्री, पहली कॉटन मिल बॉम्बे 1854। तो आपके दो एग्जाम पॉइंट तो आपके यहीं पर हैं कि द फर्स्ट कॉटन मिल, शहर का नाम बताना है, बॉम्बे इस वक्त का मुंबई, और ईयर बताना है 1854। एंड इट वेंट इनटू प्रोडक्शन, और यहां वेंट इनटू प्रोडक्शन, इसका उत्पादन शुरू हुआ। वेंट इनटू प्रोडक्शन, उत्पादन शुरू हुआ। दोस्त ये ट्रांसलेशन का जो मेथड है ये अंग्रेजी को दिन दूना रात चौगना सही कर सकता है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स आपकी अंग्रेजी सही हो सकती है। तो वेंट इनटू प्रोडक्शन 2 years लेटर। कैसे पढ़ोगे 2 years लेटर? 2 साल बाद। कई बच्चों से अगर जो सामान्य रूप से रीडिंग नहीं करते उनसे पूछो कि 2 साल बाद की इंग्लिश क्या लिखनी है, तो वो सीधा सीधा लिखते हैं आफ्टर 2 years, क्योंकि 2 साल बाद लिखना है, आफ्टर लगाते। अरे ये भी तो बोलना सीखो 2 years लेटर। 2 years लेटर क्यों नहीं बोलोगे? तो आप जब तक रीडिंग नहीं करोगे आपका दिमाग उतना विस्तार नहीं लेगा, और जो वैरायटी ऑफ वर्ड्स हैं सेम सिचुएशन के लिए उनसे आपका परिचय नहीं हो पाएगा। और ये परिचय करना है तो मेरे चैनल को कंसिस्टेंटली फॉलो करिए। जो पहले की वीडियोस अपलोडेड हैं उनमें भी इसी टाइप का जानदार शानदार कंटेंट है, प्लेलिस्ट से जाके उनको भी विजिट करते रहिए। 2 years लेटर, बाई 1862। अब बाई का मतलब यहां पे कैसे पढ़ोगे? बाई टिल। बाई कैसे पढ़ोगे? टिल, यानी 1862 तक। बाई 1862 4 मिल्स, ये सब्जेक्ट है, 4 मिल्स वर एट वर्क। 4 मील जो है वो काम कर रही थी, कॉटन मिल्स। और आपको एट वर्क का यहां पे कैसे सेंस पढ़ना, एट वर्क, उसको भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप बोलोगे आई एम एट वर्क, आई एम एट वर्क, तो मैं काम पर हूं या फिर मैं काम कर रहा हूं। तो एट वर्क जो होता है मेरे लाल, वो पर्यायवाची है वर्किंग का। कितने लोग जानते थे? कमेंट करके डालिएगा कि एट वर्क इक्वल टू वर्किंग। और अगर नहीं जानते थे तो फिर चैनल को क्यों नहीं जुड़ोगे, क्यों नहीं फॉलो करोगे? दूसरा आपका कंट्राडिक्शन क्या है कि आप अंग्रेजी अच्छी करनी चाहते हैं, एट वर्क का आपको पता नहीं है, कम अप का मतलब पता नहीं है, जो अभी अभी आ चुके हैं। कम अप स्थापित होना, सामने आना, उभर के सामने आना, है ना। एट वर्क का आपको सेंस नहीं निकाल पा रहे हैं। बाई 1862 में बाई का सही अर्थ नहीं पढ़ पा रहे हैं। 2 years लेटर भी एक रास्ता है, 2 साल बाद, जो आप रटे हैं आफ्टर 2 years। तो ये सब जगह सीखना है तो क्यों आप मेरे चैनल को फॉलो नहीं करेंगे? ये बड़ा सवाल है जो तुम्हारे दिल दिमाग में घुस जाना चाहिए। तो 4 मील्स वर एट वर्क, यानी 4 मील काम कर रही थी। वर एट वर्क, एट वर्क को कैसे? वर्किंग विद 94,000 स्पिंडल्स। और यहां पे 94,000, तो इसमें चरखे थे। स्पिंडल्स क्या है दोस्त? चरखे। क्या है प्यारे बच्चों? क्या है प्यारे बच्चों? चरखे थे। कितने चरखे थे बे? इधर जाओ, पहले बच्चों को पढ़ाना है मुझे भाई। कितने चरखे थे? 94,000 चरखे थे। 2150 लूम थी, जिन्हें बोलते थे हैंडलूम। क्या बोलते थे? हैंडलूम, हथकरघा, है ना। अराउंड द सेम टाइम, अराउंड का यहां कैसे पढ़ोगे? इसी समय के आसपास। अगर कभी स्पीकिंग करने का मन हो, अंग्रेजी बोलने का मन हो, और अगर ये इंग्लिश में बोलना हो कि इसी समय के आसपास, कोई समय आपने पहले से उल्लेख किया और फिर बोला कि इसी समय के आसपास, तो अराउंड द सेम टाइम बोलोगे आप। जूट मिल्स केम अप, इसी समय के आसपास जूट मिल भी आई।
लेकिन जूट मिल कहां पे आई? बंगाल में। द फर्स्ट बीइंग सेटअप, पहला जो सेटअप था 1855 एंड अनदर वन 7 years लेटर, और दूसरा 7 साल के बाद इन 1862। तो पहला जो है अगर जूट मिल देखें तो 1855 ये है बंगाल। पहला कॉटन मिल देखें, ये जूट है भैया, ये जूट का है। और कॉटन का, कॉटन मिल जो पहला है ना, ये है बॉम्बे। कब है? 1854। इन नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत में द एल्गिन मिल वॉज स्टार्टेड इन कानपुर। बहुत अहम एग्जाम पॉइंट है, बहुत अहम एग्जाम पॉइंट है कि एल्गिन मिल का स्थापना कब शुरू हुआ। एल्गिन मिल की स्थापना कब शुरू होती है? तो कानपुर में होती है इन 1860s, 1860 में। ये जो 60, जैसे अब जब लिखते हैं 1860, तो जब ऐसा एस लगाते हैं तो ये दशक के सेंस में आता है। किस सेंस में आता है? डिकेड। तो 1860 के दशक में, और दशक कैसे पढ़ोगे? 1860 से लेके 1869 तक, ये है दशक। जब हम डिकेड पढ़ते हैं 1860 का दशक, तो 1860 से लेके और 1869 तक का जो पीरियड है उसे 10 years के रूप में कैटेगरी में डाला जाता है। एंड अ ईयर लेटर, एक साल बाद, द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ अहमदाबाद वॉज सेटअप। और एक साल बाद जो पहली अहमदाबाद की कॉटन मिल थी वो एक साल बाद स्थापित होती। भाई 1874, 1874 तक द फर्स्ट स्पिनिंग एंड वीविंग मिल ऑफ मद्रास बिगेन प्रोडक्शन। 1874 में मद्रास में भी जो है वो बुनाई का, कपड़े की हथकरघा इत्यादि जो बिनिंग, स्पिनिंग और वीविंग, स्पिनिंग में कताई होती है, वीविंग में बुनाई होती। कताई बुनाई का जो मिल था वो मद्रास में शुरू हुआ था, उसने प्रोडक्शन शुरू किया। तो ये फैक्ट्स भी आपके हैं, प्लस स्पिनिंग का मीनिंग क्या है, वीविंग का मीनिंग क्या है, कम अप का मीनिंग क्या है, एट वर्क का मीनिंग क्या है, वेंट इनटू प्रोडक्शन का अर्थ क्या है, 2 years लेटर का मतलब क्या है, अ ईयर लेटर का मतलब क्या है। यानी कि हर जगह इंग्लिश की बारिश हो रही है और साथ में इतिहास के तथ्यों की भी जानकारी आप तक चली आ रही है, दनादन चली आ रही है ना। तो रहिएगा मेरे साथ में कि नहीं रहोगे। हु सेटअप, सेटअप का मतलब ही स्थापित करना। इंडस्ट्रीज किसने सेटअप की? वेयर डिड द कैपिटल, कैपिटल माने पैसा, पूंजी, कहां से पैसा आया, कम फ्रॉम, कहां से आया। हु केम टू वर्क इन द मिल्स, और कौन आया इन मिल्स में काम करने के लिए। एक पर्सन को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यहां पे, जो बहुत अहम है आपके हिस्ट्री के नजर से। क्या आपने ये नाम सुना है? जमशेदजी जीजी भॉय। जमशेदजी जीजी भॉय वॉज द सन ऑफ अ पारसी वीवर। एक पारसी समुदाय के, धार्मिक समुदाय के जो जुलाहे थे उनके बेटे थे। लाइक मैनी अदर्स ऑफ हिज टाइम, अपने वक्त के कई औरों की तरह ही वॉज इन्वॉल्व इन द चाइना ट्रेड एंड शिपिंग। वो भी चाइना ट्रेड यानी चाइना से व्यापार और शिपिंग में इन्वॉल्व थे, यानी लगे थे। ही ओन्ड अ लार्ज फ्लीट ऑफ शिप, और इनके पास जहाजों का बड़ा बेड़ा था, या जहाजों का जो काफी जहाज एक साथ होते हैं तो बेड़ा या काफिला, तो बेड़ा पड़ते पानी के जहाज को। बट कंपटीशन फ्रॉम इंग्लिश, लेकिन जो अमेरिका के लोगों से, अंग्रेजों से और अमेरिकन शिपर्स से जो कंपटीशन आया, फोर्स्ड हिम टू सेल हिज शिप, इसने विवश किया, यानी जो अमेरिका के जहाज वाले लोग थे, अंग्रेज जो जहाज के जो ऑनर थे, उनका इतना दबाव पड़ा इन पर, फोर्स किया इनको कि इन्होंने अपने शिप्स बेच दिए 1850 के दशक में। 1850 के दशक में। तो ये हैं जमशेद जी, राइट। आइए, द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस। डियर स्टूडेंट, सुनते रहना, आनंद को बनाए रखिए। कहा जाता है कि छात्र अगर अदर एंटरटेनमेंट, छात्र की बात कर रहा हूं मैं, स्टूडेंट अगर है, सच्चा स्टूडेंट अगर है, तो अदर एंटरटेनमेंट को वो साइडलाइन करे और पढ़ाई से जो तथ्यात्मक ज्ञान आता है, वैचारिक ज्ञान आता है, उसके आनंद को बढ़ाता जाए, तो उसके जीवन का निर्माण 100% सकारात्मक दिशा में जाएगा और सफलता की ओर जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ मैनी बिजनेस ग्रुप, जो कई व्यापारिक समूहों का इतिहास है, गोज बैक, ये पीछे जाता है टू ट्रेड विद चाइना। कहां तक जाता है? जब हम चीन से व्यापार कर रहे थे
चीन से जो व्यापार था उस वक्त तक हमारा इतिहास जाता है कई व्यापारिक समूहों का। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, कैसे पढ़ोगे लेट को, यहां पे 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, लेट और अर्ली जो होता है, जैसे अगर 18th सेंचुरी आप पढ़ेंगे और आपने पढ़ा लेट 18th सेंचुरी, तो ये हो गया 1800, है ना। ये आपका 18th सेंचुरी को अगर आप पढ़ते हैं तो ये 1800 यानी 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसको पढ़ेंगे। 1850 के बाद का जो पीरियड था, 1850 के बाद जो पीरियड था। तो यहाँ पे एज यू हैव रेड इन योर बुक लास्ट ईयर द ब्रिटिश इन इंडिया बिगेन, जो भारत में अंग्रेज थे, बिगेन एक्सपोर्टिंग ओपियम, इन्होंने अफीम, ओपियम को नोट कर लेंगे, इन्होंने अफीम का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात शुरू किया टू चाइना, चाइना के लिए, एंड टुक टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड, और चाइना से चाय को उठाया और कहाँ लेके चले गए, इंग्लैंड चले गए। यानी भारत से अफीम लेके जाते थे, चाइना को देते थे, चाइना से चाय खरीदा और इंग्लैंड भेज दिया। ये इनका ट्रेड पैटर्न था। मैनी इंडियंस बिकेम जूनियर प्लेयर, कई भारतीय इसमें छोटे छोटे साथी बने इन दिस ट्रेड, इस व्यापार में। प्लेयर माने साथी या फिर खिलाड़ी। प्रोवाइडिंग फाइनेंस, जो या तो पैसे देते थे या सप्लाईज को हासिल करते थे, सप्लाई माने जो आपूर्ति होती उसको लेते थे। एंड शिपिंग कंसाइनमेंट, या फिर शिपिंग कंसाइनमेंट करते थे कि भाई हम भेजेंगे, मेरे जहाज है, मैं भेजूंगा सामान। हैविंग अर्नड थ्रू ट्रेड, इस व्यापार से कमाने के बाद, हैविंग का मतलब कोई एक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया। सम ऑफ दीज बिजनेसमैन हैड विजन्स ऑफ डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज इन इंडिया, तो जब इन्होंने चाइना से व्यापार से कुछ पैसे कमा लिए तो इन व्यापारियों के मन में एक विजन था, सपना था कि वो डेवलपिंग इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज, कोई औद्योगिक स्थापना इकाइयां बनाएंगे भारत के अंदर, कुछ उद्योग धंधे भारत में लगाएंगे, ऐसा उनमें आया। इन बंगाल, द्वारका नाथ टैगोर मेड हिज फॉर्चून, बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने अपना भविष्य आजमाया, अपनी तकदीर आजमाई। इन द चाइना ट्रेड, या फिर उन्होंने पैसा कमाया इन द चाइना, ये भी मीनिंग है, टैगोर ने जो पैसा कमाया इन द चाइना ट्रेड बिफोर ही टर्न्ड इनटू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इसके पहले कि वो औद्योगिक निवेशक बने, औद्योगिक निवेश करें, उन्होंने चाइना से व्यापार करके पैसा कमाया था। किसने? द्वारका नाथ टैगोर। नाम तो सुना ही होगा, इतिहास पढ़ते होंगे तो, और क्या तथ्यात्मक जानकारी यहां पे आ रही। सेटिंग अप 6 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, और उन्होंने 4 ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बनाई, जो आज शेयर मार्केट के नाम से जानते हैं। वैसी कंपनी की कल्पना देवेंद्रनाथ टैगोर कर चुके थे 1830 के दशक में और 1840 के दशक में। टैगोर्स एंटरप्राइजेज सैंक अलोंग विद दोज ऑफ अदर्स, लेकिन टैगोर के जो भी उद्यम थे वो डूब गए, अलोंग विद दोज ऑफ अदर्स इन द वाइडर बिजनेस क्राइसिस ऑफ 1840। जो एक व्यापक, वाइडर माने बड़े पैमाने का, बिजनेस माने व्यापार संबंधी, क्राइसिस माने संकट जो आया 1840 के, उसमें इनका सब कुछ डूब गया। टैगोर की जितनी इंटरप्राइजेस, जितने उद्यम थे, सब उसी में बर्बाद हो गए। सैंक जो है सिंक क्रिया से बना है। बट लेटर, बाद में, इन द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, मैनी ऑफ द चाइना ट्रेडर्स, कई चाइना के जो व्यापारी थे, बिकेम सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, कई चाइना ट्रेडर सक्सेसफुल बने। जैसे कि बॉम्बे में पारसी लाइक दिनसो पैटिट, नाम सुनते रहना, ये सब जीएस के पॉइंट से। एक पारसी समुदाय के व्यक्ति थे जिनका नाम था दिनसो पैटिट, एंड जमशेद नौसेर वांजी टाटा, यही जमशेद टाटा जी, हु बिल्ड ह्यूज इंडस्ट्रियल एम्पायर, जिन्होंने बड़े औद्योगिक साम्राज्य खड़े किए। चाइना फाइना से ही व्यापार करते थे पहले, ये सब छोटे छोटे व्यापार चाइना से करते थे, बाद में पैसा कमा के उन्होंने अपने व्यापार खड़े किए इन इंडिया। एक्यूमुलेटेड देयर इनिशियल वेल्थ, और जो शुरुआती धन इन्होंने एक्यूमुलेट किया, संचित किया, इकट्ठा किया, पार्टली फ्रॉम एक्सपोर्ट टू चाइना, आधा कुछ हिस्सा इन्होंने चाइना से एक्सपोर्ट करके इकट्ठा किया पैसा, एंड पार्टली फ्रॉम रॉ कॉटन शिपमेंट टू इंग्लैंड, और कुछ पैसा इन्होंने कच्चा कॉटन जो है इंग्लैंड को शिपमेंट करके भेजकर पैसा कमाया। यानी इन लोगों के जो पैसे संचय करने के जो रास्ते थे, चाइना से व्यापार, और कॉटन को जो है वो इंग्लैंड भेजते थे। इससे सेठ हुकुमचंद, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना सुन लिए, एक मारवाड़ी बिजनेसमैन था, हु सेट अप द फर्स्ट इंडियन जूट मिल,
आता भी क्वेश्चन कि पहला इंडियन जूट मिल किसने स्थापित किया, तो नाम याद रखना, सेठ हुकुमचंद इन कैलकाटा इन 1917। 1917 में कलकत्ता में सेठ हुकुमचंद ने ये जूट की स्थापना की, जूट मिल की। ऑल्सो ट्रेडेड विद चाइना, लेकिन ये व्यक्ति भी चाइना से ही ट्रेड करता था। सो डिड, इसी प्रकार से किया, सो डिड इसी प्रकार से किया द फादर, पिता ने भी, एज वेल एज ग्रैंडफादर ने भी, ऑफ द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट जीडी बिरला। यानी जीडी बिरला के पिता साथ साथ उनके दादा ने भी ऐसा ही किया। ऐसा ही किया मतलब चाइना से व्यापार किया, पैसे कमाए। सुन लो मेरे लाल, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? एक कमेंट बनता है बेटा, अगर आपको मजा आ जाना ये सारे कमेंट करना, क्योंकि आपको जानते कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। 7 सिविल सेवाओं के इंटरव्यू, 7 स्टेट और सेंट्रल यानी यूपीएससी की अगर इंटरव्यूज देखें, जिसको लिख लिख के पास किया हो, जिसकी व्यापक अध्ययन करके बाद पढ़ा हो, वो आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि किन बिंदुओं पर आप विशेष ख्याल रखें, ताकि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई जीएस का मामला हो, कोई स्टैटिक जीएस का मामला हो, तो एकदम किल कर दें आप, हिट कर दें आप सही जगह पर। वो हाईलाइट कर रहा है आपको। वैल्यू करना सीखो सही लोगों की। ये विदूषक, ये मस्खरे, ये ड्रामेबाज, ये टीचर्स यूट्यूब पर अगर शिक्षा जगत में हाथ आजमाएंगे तो मुझे आपत्ति है, आपको आपत्ति हो या ना हो। कैपिटल वॉज एक्यूमुलेटेड, और जो पूंजी थी उसको संचित किया गया थ्रू अदर ट्रेड नेटवर्क, अन्य ट्रेड नेटवर्क के माध्यम से। सम मर्चेंट्स फ्रॉम मैड्रास, कुछ मर्चेंट मैड्रास से, ट्रेडेड विद बर्मा, कुछ जो व्यापारी थे मद्रास के उन्होंने बर्मा से, बर्मा कौन सी जगह है कमेंट करना सेक्शन में कि बर्मा आज का क्या है, बर्मा को आज का कौन सा देश माना जाता है। व्हाइल अदर्स हैड लिंक्स विद, लिंक के साथ विद प्रेपोजिशन, द मिडिल ईस्ट एंड ईस्ट अफ्रीका, और कुछ व्यापारियों ने जो व्यापार किया वो मिडिल ईस्ट मध्य एशिया से भी किया और ईस्ट अफ्रीका पूर्वी अफ्रीका से भी व्यापार किया। तो ये जो पुराना समय में किस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति हमारे देश में मेकिंग में थे, उनका व्यापार शुरू में कहाँ होता था, ज़्यादातर तो शुरू में चाइना वाले ही निकले, फिर कुछ लोगों ने बर्मा से किया, मिडिल ईस्ट से किया, ईस्ट अफ्रीका से किया। और यहाँ पे द्वारका नाथ टैगोर की एक जानकारी आ रही जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। द्वारका नाथ टैगोर बिलीव्ड दैट, द्वारका नाथ टैगोर का ये विश्वास था कि इंडिया वुड डेवलप थ्रू वेस्टर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि भारत का विकास जो होगा वो पश्चिमीकरण से होगा और औद्योगिकरण से होगा। बात सही है, क्योंकि हम वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे तभी। आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और मानसिक विकास की बात नहीं हो रही है। ध्यान रखना, विकास भी कई किस्म का होता है जीवन में, तो हम आध्यात्मिक विकास की बात नहीं कर रहे। लेकिन अगर हमें आर्थिक विकास करना है तो वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाना पड़ेगा। ही इन्वेस्टेड इन शिपिंग, उन्होंने शिपिंग में इन्वेस्ट किया, शिप बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया, माइनिंग में किया, बैंकिंग में किया, प्लांटेशन में किया एंड इंश्योरेंस सेक्टर में किया। तो द्वारका नाथ टैगोर एक अच्छे खासे एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने कई जगह पैसे लगाए। अभी एक पिक्चर भी दिखाएं, पहले पिक्चर ही दिखा दे, मजा आ जाए, थोड़ी तस्वीर का आनंद उठाएंगे हम लोग। ये तस्वीर में अगर आप देख रहा हो, फिगर है, तस्वीर है फिगर 18। पार्टनर्स में है इंटरप्राइज में जे एन टाटा, आर डी टाटा, सर आर जे टाटा एंड सर डी जे टाटा। 4 लोग हैं यहाँ पे, टाटा फैमिली ये जो है, जिसमें इन 1912 जे एन टाटा सेटअप द फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क्स। ये सब याद रखना कि पहला आयरन और स्टील वर्क्स की जो फैक्ट्री है वो 1912 में जे एन टाटा के द्वारा स्थापित की गई थी इन इंडिया एट जमशेदपुर। और कहाँ पे? जमशेदपुर। ये सब के सब पॉइंट एग्जाम में आ चुके हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया स्टार्टेड, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज भारत में जो शुरू हुई मच लेटर, काफी बाद में, देन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल के काफी बाद में, यानी जो वस्त्रों का उद्योग था उसके बहुत बाद में आयरन का जो उद्योग है वो हमारे यहाँ शुरू हुआ देश में। इन कॉलोनियल इंडिया, उपनिवेश भारत में, यानी अंग्रेजी शासन वाले या विदेशी सत्ता के शासन वाले भारत में इंडस्ट्रियल मशीनरी, जो औद्योगिक मशीनरी थी, रेलवेज थे, लोकोमोटिव यानी जो इंजन वगैरह थे, वर मोस्टली इंपोर्टेड, वो हम सब इंपोर्ट करते थे। सो इसीलिए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज कुड नॉट रियली डेवलप,
इसीलिए जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज हैं वो डेवलप नहीं हो पाई इन एनी सिग्निफिकेंस किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से टिल इंडिपेंडेंस, आज़ादी के समय तक, क्योंकि हम सब इंपोर्ट करके काम चलाते थे, बाहर से डायरेक्ट मैन्युफैक्चर्ड मंगवाते थे, यहां पे कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी। मुझे तो कसम बता रहा है पढ़ाने में मजा आता, पढ़ने वालों को मजा आता नहीं, भगवान जानो, तुम समझो, लेकिन मुझे बहुत मजा आता है। आई लव टू टीच कॉमर्शियल ग्रुप्स बट देवर ओए क्या कर रहे हो भैया? Commercial groups, but they were not directly involved in external trade. They operated within India, उन्होंने भारत, carrying goods from one place to another, एक स्थान से दूसरे स्थान चीज़ों को ले जाना, banking money, transferring funds between cities, पैसे cities में ट्रांसफर करना, financing traders, व्यापारियों को पैसे देना, when opportunities of investment in industries opened up, जब उद्योगों में निवेश के अवसर खुले, many of them set up factories, तो कई लोगों ने फैक्ट्री शुरू की। एज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर इंडियन ट्रेड टाइटेंड, अर्थ निकालोगे, जैसे जैसे अंग्रेजों का नियंत्रण भारतीय व्यापार पर कठोर हो गया, टाइटेंड हो गया, द स्पेस विद इन विच इंडियन मर्चेंट्स, तो जो स्पेस था इंडियन मर्चेंट्स के अंदर कुड फंक्शन बिकेम, है ना, इंक्रीजिंगली, तो यहां पे जो द स्पेस विद इन विच, वह जगह, वह गुंजाइश, वह जगह जहां भारतीय व्यापारी कुछ फंक्शन काम कर सकते थे, बिकेम इंक्रीजिंगली लिमिटेड, वो बहुत सीमित हो गया, यानी उनका जो जहां स्पेस था काम करने का वो सीमित हो गया। दे वर बार्ड फ्रॉम ट्रेडिंग विथ यूरोप, और भारतीयों को यूरोप से ट्रेड करने पर रोक लगाई गई इन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, निर्मित वस्तुओं में, एंड हैड टू एक्सपोर्ट मोस्टली रॉ मटेरियल, और इनको कहा कि ससुरो सिर्फ कच्चा माल भेजो। अंग्रेजों ने क्या कहा कि तुम ससुर कोनो चीज ना बनाओ, यहां पर कच्चा माल भेजो हमारे देशों में, वहां से जो बन के आएगा फिर उसको खरीदना। एंड फूड ग्रेन्स, रॉ कॉटन, ओपियम, कच्चा कॉटन, अफीम, फूड ग्रेन्स, व्हीट, गेहूं, नील, रिक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश, जो अंग्रेजों को जरूरत थी, ये सब यहां से भेजा जा रहा है। दे वर ऑल्सो ग्रेजुअली ईज्ड आउट ऑफ द शिपिंग बिजनेस, और धीरे धीरे इन लोगों को एज आउट किया गया, नोट करें, बाहर कर दिया शिपिंग बिजनेस से, यानी भारतीयों को शिपिंग बिजनेस से भी बाहर कर दिया। तभी तो लिखा था, है ना, कि विवश किया था अंग्रेजों ने और अमेरिका के जहाज वाले जो मालिक थे कि उनको बाहर होना पड़ा, विवश होना पड़ा। अभी बीच में पीछे देखें, फैक्ट आपको आएगा। टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था दोस्त, टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध तक, यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज इन फैक्ट कंट्रोल द लास्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। पहले वर्ल्ड वॉर तक 1914 से 18 तक संभवतः, है ना, तो उस दौरान जो है वो यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ने इनफैक्ट माने वास्तव में कंट्रोल्ड अ लास्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग के, इनफैक्ट माने वास्तव में भारतीय उद्योग के बड़े, है ना, सेक्टर को कंट्रोल किया। 3 ऑफ द बिगेस्ट वंस, और जो 3 बड़े थे वो थे बर्ड, हीगलर्स एंड एंड्रयू यूल एंड जार्डीन स्किनर एंड कंपनी। दीज एजेंसीज, ये बड़ी बड़ी एजेंसीज थी वहां की जिन्होंने भारत के बड़े व्यापार को कंट्रोल कर लिया था। एक का नाम था बर्ड हीगलर्स कंपनी, एंड्रयू यूल कंपनी, जार्डीन स्किनर एंड कंपनी। इन्होंने भारत के काफी बड़े व्यापारिक क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये कौन सी बड़ी अंग्रेजों की कंपनी थी जिन्होंने भारत के व्यापारिक नियंत्रण कर लिए थे? नाम आपको थोड़े थोड़े तो आभास पर रहने चाहिए ताकि ऑप्शन आते ही अटैक कर दें आप। बर्ड हीगलर्स कंपनी, एंड्रयू यूल, जार्डीन स्किनर। दीज एजेंसीज मोबिलाइज्ड कैपिटल, इन एजेंसी ने, जो तीनों का नाम है, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया, मोबिलाइज कैपिटल, पूंजी जमा की, सेटअप ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, और मिलकर ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज बनाई, एंड मैनेज देम, और उनका प्रबंधन किया। इन मोस्ट इंस्टेंसेज, कई घटनाओं में, मोस्ट इंटेंस इंडियन फाइनेंसर्स प्रोवाइडेड द कैपिटल, भारतीय फाइनेंसर्स भी कैपिटल दिए, व्हाइल द यूरोपियन एजेंसीज मेड ऑल इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो यूरोपियन एजेंसीज करती, ये लोग पैसा दे देते, भैया हमारा रख लो, लेकिन यूरोपियन एजेंसी उसको इन्वेस्ट करती थी एंड बिजनेस डिसीजंस लेती थी। यानी जो भारत के जो फाइनेंसर थे,
जो थोड़े बहुत पैसे रखे थे वो स्वयं डिसाइड नहीं करते थे कि कहाँ निवेश करना है, कहाँ लगाना है। द यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट हैड देयर ओन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और जो यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे हैड द ओन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनकी अपनी एजेंसी थी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और तमाम पॉलिसीज देखती थी, विच इंडियन बिजनेसमैन वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन, जहां भारतीय व्यापारियों को ज्वाइन करने की अनुमति नहीं थी, नॉट अलाउड टू ज्वाइन। यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियल हैड देयर ओन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक ऐसा यूनिट है जहां बिजनेस डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, क्या चीजें फाइनेंस की होंगी, सबका पॉलिसी जहां बनती हो, वो अंग्रेज उसके मालिक थे, भारतीयों व्यापारियों को वहां ज्वाइन करने की अनुमति नहीं थी। तो दोस्त ये आज का सेशन है। अगर सेशन पसंद आया कमेंट करिए, क्योंकि बहुत ताबड़तोड़ तरीके से तूफानी अंदाज में ऐसे ही सेशन में लेके आ सकता हूं, क्योंकि मुझे है इतिहास की समझ, क्योंकि मैंने सालों सिविल सेवाओं की तैयारी में इतिहास को पढ़ा है, भूगोल को पढ़ा है, पॉलिटी को पढ़ा है। साथ दीजिए और फिर देखिए कि सामान्य ज्ञान के किस तरह के शानदार जानदार सेशन में आपके साथ जोड़ सकता हूं। थैंक यू सो मच। कहते हैं कि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता। ये दोनों चीजें मेरे जीवन में स्थापित हैं, क्योंकि मैं नॉलेज के साथ भरा हूं तो मेरा बेकार नहीं जाएगा। मुझे चाहने वाले और मुझे पसंद करने वाले मुझे मिलते जाएंगे, और ईश्वर की कृपा है कि कोई प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन लोग धीरे धीरे मेरे चैनल से जुड़ते जा रहे हैं। सिर्फ आप सबका प्यार है और आप सबकी जो क्वालिटी पहचानने की ताकत और क्षमता है, उसकी वजह से ऐसा संभव हो पाता है। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रामीण भारत।